अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मौसम दिल्ली जितना गर्म तो नहीं है, लेकिन वहां का राजनीतिक तापमान देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा गर्म है। और इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह घुसपैठियों के खिलाफ 3D एक्शन, दूसरी वजह बकरीद पर पशु वध वाला कंफ्यूजन। इन दोनों वजह से बंगाल आज चर्चा में है, जिसमें बड़ी वजह है घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन, जिसके लिए बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 3 एक्शन प्लान तैयार किए हैं, जिसके तहत अब घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्याओं को पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनके नाम से बने फर्जी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट किया जाएगा, इसके बाद उन्हें BSF को सौंपकर अपने अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में घुसपैठिए कहीं दूसरे राज्यों में ना भाग पाएं या फिर बंगाल के किसी जिले में छिप कर ना रहें। सरकार ने होल्डिंग सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। बंगाल सरकार के आदेश में ये कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, जिन्हें अवैध रूप से भारत में रहने के संदेह में पकड़ा गया है या जिनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। इन सेंटर में लोगों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो जाती। आदेश में यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को यहां रखा जाएगा। पहचान होने के बाद इन लोगों को डिपोर्टेशन से पहले BSF को सौंपा जाएगा। इस आदेश के बाद अब होल्डिंग सेंटर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि होल्डिंग सेंटर काम कैसे करेंगे। सरकार जैसे ही किसी घुसपैठिए को पकड़ेगी, उन्हें होल्डिंग सेंटर ले जाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में रखे गए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। इस जानकारी को एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। यानी ये होल्डिंग सेंटर इस तरह काम करेंगे कि वहां से सीधे डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक संदिग्ध अवैध प्रवासी को 30 दिनों तक होल्डिंग सेंटर में रखा जा सकता है। इस प्रोसेस में बायोमेट्रिक डेटा लेना, जानकारी को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करना और पहचान होने के बाद संबंधित लोगों को बॉर्डर अथॉरिटी को सौंपना शामिल है। नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या समान रैंक के अधिकारी के पास होगा। कुछ दिन पहले CM शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके बाद ये खबर आई कि सरकार घुसपैठियों को कोर्ट में पेश नहीं करेगी, सीधे BSF को सौंपा जाएगा। कुल मिलाकर बंगाल सरकार घुसपैठ पर एक्शन में दिख रही है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि बंगाल के चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था और सरकार इस फ्रंट पर काम करते हुए दिखना चाहती है। देश के नागरिक का ही हक होता है देश के रिसोर्सेज पे। अभी डबल इंजन सरकार आई है, वहाँ नज़्म नस्क लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाएगा, वहाँ इलीगल इमिग्रेशंस को स्टॉप किया जाएगा, वो बंगाल हो या कश्मीर हो। उसके बाद करप्शंस को करप्ट किया जाएगा और जो भी बेहतर होगा वो अच्छा किया जाएगा। ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी कितने रोहिंग्या हैं। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। किस आधार पे आप उन लोगों को अंदर घुसाओगे, किस आधार पे आप उनको बुलाओगे? इस बीच नई सरकार के सख्त निर्देशों के बाद मुर्शिदाबाद में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। नए निर्देश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने रानी तल्ला थाना इलाके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबैल और शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास भारत में रहने के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइंस के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को लालगोला स्थित स्पेशल होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है।
अब तक आमतौर पर ऐसे मामलों में पकड़े गए लोगों को जेल भेजा जाता था, लेकिन इस बार नए निर्देशों के मुताबिक अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। अब पूर्वी भारत से सीधे पश्चिमी भारत की तरफ चलते हैं, जहां बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का एक बयान काफी चर्चा में है। नितेश राणे ने कहा कि जिस तरह होली और दिवाली पर पर्यावरण को लेकर सलाह दी जाती है, उसी तरह बकरीद पर भी वर्चुअल तरीके से त्योहार मनाने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, होली आती है तो ये कहा जाता है कि ड्राई होली मनाओ, पटाखे मत फोड़ो। अब बकरीद आई है तो उनसे कहिए वर्चुअल बकरीद मना लें, कंप्यूटर पर बकरों की फोटो लगाकर दिखाएं कि हम बकरी काट रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि इस्लाम में वर्चुअल नहीं होता है, इसलिए ऐसी सलाह का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने नितेश राणे को कहा है कि वो उन पर्यावरणविद को बोलें जिन्होंने होली पर बयान दिए थे। मुसलमानों ने ऐसा कभी नहीं कहा था। कुल मिलाकर ईद से ठीक पहले विवाद वाली कुंजी खोली जा चुकी है। पुढे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना का देत नाहीत? हा हिम्मत इकडच्या काही पर्यावरणवाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची? सल्ले देऊन तरी बघा, वस्त्रे बघा कुठे कुठे फिरतात। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फ़लसफ़ा नहीं। इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है, यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवाई कोई बात नहीं। जो भी बात है प्रैक्टिकल तौर पर, और कुर्बानी हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। कल वो किसी प्रोग्राम में थे और वहाँ पर उन एनवायरमेंटलिस्ट को कह रहे थे कि ये हमारे ही हिंदू समाज के कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये शायद ये उनको कह रहे थे कि अभी आप क्यों नहीं कहते हो कि बकरी ईद भी कंप्यूटर पे मनानी चाहिए। तो ये वो उनको कह रहे थे, अभी वो एनवायरमेंटलिस्ट उसको जवाब देंगे।